चलिए बच्चों अब हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880। देखिए इस चैप्टर में ना एक ही बात जो है की जाएगी वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पहले की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स हो जाएंगे, और देयर आर सर्टेन प्रोविजंस लाइक बाउंसिंग ऑफ चेक्स, नेगोशिएशन बैक, एंडोर्समेंट, वो सारी बातें हम करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बात करता है हर एक उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब आगे किसी और को दिया जा सकता है। देखिए जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है दैट कवर्स नेगोशिएबल मींस इंस्ट्रूमेंट मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, and doesn't exclude any other if they are fulfilling certain criteria। मतलब चार बातें होगी, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं, प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, चेक आते हैं, और उसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इन पांच कंडीशंस को पांच क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो भी नेगोशिएबल की डेफिनेशन में आ जाता है। पहला, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बोनाफाइड जो होल्डर है, जो ट्रांसफेरी है, उसने इसे लिया है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ में। इट इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल एज मैनी एज नंबर ऑफ टाइम, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, जितनी बार मर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशन, जो भी बताऊंगा, प्रिजम्पशन एज टू टाइम, प्रिजम्पशन एज टू पेमेंट, प्रिजम्पशन एज टू सिग्नेचर, वो सारी। एंड लास्ट, जो होल्डर है वो ही ओनर है। The person who is holding the instrument is the owner of that instrument। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक के अलावा किसी और में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। है ना बात यहां तक? प्रिजम्पशन की बात करें, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रिजम्पशन। जब आप ना बुक में अगर चेक की डेफिनेशन या वो सारी पढ़ते हैं, वहां सब में प्रिजम्पशन है ये वाली गिवन। तो प्रिजम्पशंस क्या है? प्रिजम्पशन मतलब कुछ बातें जो हम पहले ही मान लेते हैं। जैसे पहली बात है कंसीडरेशन, कि हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया है वो फॉर सम कंसीडरेशन किया है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली डेटेड है, डेट प्रॉपरली करेक्ट है, प्रॉपर टाइम पे इसको एक्सेप्ट किया गया है, टाइम ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर टाइम पर ट्रांसफर हो रहा है, ये ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट बिल्कुल करेक्ट है। मान लो ए ने बी को, बी ने सी को, आपने मान लो बी ने सी को दिया तो हमने इंस्ट्रूमेंट में बी का सी को ट्रांसफर किया, उल्टा नहीं है, जो लिखा है वो करेक्ट है। प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे की गई है, एंड होल्डर जो है वो ड्यू कोर्स में बना है। ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी डेट से पहले। देखिए मैच्योरिटी डेट के बाद तो ट्रांसफर करने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। ईच एंड एवरी ट्रांसफर विल बी मेड बिफोर द मैच्योरिटी डेट। तो ये सात बातें हैं, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चेक, पीएन, बीओई, सब में एज्यूम कर ली जाती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इन सातों कंडीशन को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ना तीन बातें पढ़ लेते हैं। पहला होता है प्रोमिसरी नोट। क्या होता है? जहां पर भी ऐसे लिखा हो ना, अंडरटेकिंग बाय सेल्फ, आई प्रोमिस टू पे डैश ए सम ऑफ डैश रुपी, मैं वचन देता हूं, जैसे आपके 100 रुपए के, 10 रुपए के नोट पर लिखा होता है, मैं होल्डर को, मैं धारक को 100 रुपए, 10 रुपए देने का वचन करता हूं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बियरर, एक होते हैं होल्डर। बियरर का मतलब है जो होल्डर है, जो कौन है? आपका 100 का नोट गिर गया, किसी और को मिल गया, उसका हो गया, ये नाम लिखना पड़ेगा ऊपर, दैट इज बियरर। दैट इज होल्डर वो होता है जिसमें नेम स्पेसिफाई होता है, फॉर एग्जांपल राम श्याम ए बी, और होल्डर को नेम से ही, होल्डर में या तो राम खुद आएगा या राम के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति आएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा। बियरर में तो जैसे ब्लैंक चेक, जब मैं प्रोमिसरी नोट की बात करूं, वैसे तो बियरर में तो क्या है, जिसको मिल गया उसका है। ऑर्डर में क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नाम। और दो पार्टीज, देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। पहली पार्टी है मेकर। कौन है मेकर? मतलब द पर्सन हु मेक्स, और ये व्यक्ति साइन करता है। जब मैं आपको प्रोमिस करूंगा नीचे बेटे, मैं क्या करूंगा? साइन। और पे मतलब टू हुम पेमेंट इज पेड, मतलब जिसका नाम प्रोमिसरी नोट में लिखा गया है। अगर नहीं लिखा तो क्या होगा? बियरर। क्या होगा?
सिंपल सी बात है, या तो नाम लिखा है या वो क्या है, bearer. So there are always two parties in case of promissory note. One is maker, that is promisor, payer. Second is payee, that is promisee, that is payee. Basically जिसको पेमेंट की जाएगी. धन्यवाद. जैसे ऊपर केस देखिए, आई प्रोमिस टू पे राम ए सम ऑफ 1 लाख. इसमें श्याम ने साइन कर दिया, तो श्याम कौन है, मेकर, और पैसे किसको हो रहे हैं, राम को. तो राम कौन है, पेई. राम कौन है, दिस इज प्रोमिसरी. सेकंड आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, अकाउंट्स में भी चैप्टर आता है बीआरबीपी पढ़ते हैं ना, बीआरबीपी वाला. देखिए जहां पर ना, बड़े ध्यान से इस डायग्राम को देखना. एक व्यक्ति बिल बनाता है, उसको बोलते हैं मेकर. क्या बोलते हैं, वो ड्रॉई के नाम बनाता है. ड्रॉई इसको एक्सेप्ट करता है. क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि वो पैसे देगा. इट इज एन ऑर्डर. ये क्या है, एक ऑर्डर है जो ड्रॉई को दे रहा है, ड्रॉई इसको साइन कर रहा है. ऑर्डर किस चीज का है, कि आपने पेमेंट करनी है थर्ड पर्सन, जो कि कौन है, पेई. दो की कौन है, अच्छा पेई और ड्रॉअर सेम भी हो सकता है. मैं आपको, मेरे को पेमेंट करने का ऑर्डर भी दे सकता हूं. तो देयर आर 3 पार्टीज. कितनी पार्टी, 3. ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई. बट ड्रॉई एंड पेई एंड ड्रॉअर कैन बी सेम. वो अंडरटेकिंग थी प्रोमिसरी नोट. ये क्या है, ऑर्डर. ये क्या है, ऑर्डर. और इट कैन बी बियरर, इट कैन बी ऑर्डर. देखिए पेई कैन बी एनी पर्सन, दैट मींस दैट कैन बी ड्रॉअर, दैट कैन बी एनी अदर. जैसे इसी एग्जांपल को देखिए, 2 एग्जांपल है, पहला और दूसरा. राम ने शाम को ऑर्डर दिया, सोहन को पैसे दो. राम ने शाम को ऑर्डर दिया, सोहन को. राम ने बिल बनाया, राम ड्रॉअर. शाम ने एक्सेप्ट किया, शाम ड्रॉई या पेई, पेयर. और सोहन जिसको पेमेंट होगी वो कौन होगा, पेई. लेकिन राम ने शाम को ऑर्डर दिया, राम को ही पैसे दो. राम ने बिल बनाया, ड्रॉअर. शाम ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉई. शाम मतलब पेमेंट करेगा, पेयर हो गया. पेमेंट किसको करेगा, वो राम. कौन हो गया, अभी आपने कहा था राम ड्रॉअर है, अब आप कह रहे हो राम पेई है, यानी कि राम दोनों है. राम इज ड्रॉअर एज वेल एज पेई. ऑर्डर दे देना, सिंपल सी बात है. डन है बात, डन है बेटे. 3 पार्टी होगी, पहली ड्रॉअर, दूसरी ड्रॉई, तीसरी पेई. द पर्सन हु मेक्स और ड्रॉ द बिल, ड्रॉअर. हु एक्सेप्ट और साइंस द बिल, ड्रॉई. and to whom payment is made, that is pay. Pay can be drawer himself. Pay can be drawer himself. डन है बात. अनकंडीशनल, कंडीशन ही है दोनों में ही, अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के. आपको ऑर्डर दिया, आपने साइन कर दिया, आपको पैसे देने पड़ेंगे, देयर इज नो कंडीशन. प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है. ड्रॉअर की कंडीशन है ना, क्योंकि ड्रॉअर अपनी लायबिलिटी ले रहा है, ड्रॉअर ड्रॉई के ऊपर दे रहा है. लायबिलिटी ड्रॉई की है ना, ड्रॉअर का काम है बिल बनाकर जनरेट करना. वो कंडीशन मतलब कि अगर ड्रॉई बाय चांस नहीं दे रहा तो हम ड्रॉअर से बात कर सकते हैं, बट ड्रॉअर का काम नहीं है देना. पेमेंट देनी किसकी है, प्राइमरीली ड्रॉई की, क्योंकि जो साइन करा, जो एक्सेप्ट करा. जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, मैं खुद तो बिल बनाता हूं ना, वहां तो मैं खुद कर रहा हूं. यहां मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसको पैसे दे दो, तो आपकी प्राइमरी लायबिलिटी है. कौन सी लायबिलिटी है, प्राइमरी और अनकंडीशनल. डिफरेंस नोटबुक में किया था आपने. सर फिर आता है एक चेक. क्या आता है, चेक वो इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक के थ्रू होता है, अपने आप नहीं होता. किसके थ्रू होता है, चेक मींस ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन ऑन ए बैंकर, लाइक कोई भी बैंक ले लो, एचडीएफसी, एसबीआई, एंड पेबल ऑन डिमांड ओनली. क्या होता है, देखो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं. डिमांड वाले होते हैं, कोई साइट नहीं है, कोई प्रेजेंटमेंट नहीं है, जब आप मांगोगे, जब आप बैंक में चेक लेके जाओगे, आपको पैसे मिल जाएंगे. जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, 3 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 20 दिन. चेक की कंडीशन है डिमांड है, बट चेक पे एक कंडीशन हो रहा है, वो आगे पढ़ेंगे कि 3 महीने की एक्सपायरी होती है. डिमांड आप कभी भी कर सकते हो, मगर कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर. एंड इट इंक्लूड ट्रंकेटेड चेक इन इमेज एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक. सर फर्क क्या होता है, ट्रंकेटेड चेक वो होता है जो फिजिकल होता है, बट ट्रांसफर के लिए क्लियरिंग के टाइम उसको थोड़ा सा डैमेज करके स्कैन करके रख लेते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है, वो बनता ही इलेक्ट्रॉनिकली है विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. इसका भी डिफरेंस आपको दिखाया था. देखिए इलेक्ट्रॉनिक चेक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. ट्रंकेटेड चेक ओरिजिनली फिजिकल फॉर्म में होता है, बाद में इसको स्कैन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. धन्यवाद. देखिए जो डिजिटल सिग्नेचर का सिस्टम होता है ना, उसको असिमेट्रिक क्रिप्टो बोलते हैं. क्रिप्टो का मतलब होता है, असिमेट्रिक क्रिप्टो का मतलब ये होता है कोई कॉपी नहीं कर सकता उसको. मतलब मैंने आपका पेन ड्राइव सी दिखाई थी ना, एक डिजिटल का टोकन,
मैं निकाल के आपकी साइन में गड़बड़ नहीं कर सकता। डिजिटल सिग्नेचर कांट बी कांट बी फ्रॉडलेंट, वो प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। कोई भी फाइल होती है जो कंप्यूटराइज फाइल जो सिक्योर होती है उसको बोलते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टो। ये क्रिप्टो का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्रिप्टेड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्रिप्टो वो तो क्रिप्टो करेंसी होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। हर क्रिप्टो का मतलब सट्टा थोड़ी है। अब हमारे डिजिटल सिग्नेचर भी सट्टा हो गए। देखिए प्रिजम्पशन ये सारी ऑलरेडी आप देख चुके हो। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन समझ चुके हो। अच्छा एक सवाल आ गया जी, आप लोग प्रोमिसरी नोट इशू कर सकते हो पीएलएल वाला? वाई? आरबीआई कर सकता है खाली। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 पार्टीज। आप देखो ना फीचर सारी भी हैं, राइटिंग में होनी चाहिए, ड्रोअर के साइन होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रोमिस होना चाहिए, सम ऑफ मनी होनी चाहिए, वो सारी बातें। ये डिफरेंस जरूर पढ़ना बुक से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में खाली केस नहीं आते, थ्योरी भी आती है। ये देखिए जैसे ये एक डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, वैसे लिखा होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड। चलो एक काम करो और डिस्कस कर लेते हैं, मुझे बिना देखे अभी दो डिफरेंस बता दो प्रोमिसरी नोट के और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डेफिनेशन आ जाएगी, वो प्रोमिस है, वो ऑर्डर है, उसमें 2 पार्टियां, उसमें 3 पार्टियां। पहली बात यही होगी। हाँ चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है? चेक में ऑर्डर, चेक आप खुद देते हो, उसमें ऑर्डर होता है, उसमें भी 2 पार्टी, उसमें भी 3 पार्टी, इस तरीके से। चेक में कितनी पार्टी होती है? ड्रोअर जो ड्रॉ करता है उसकी मेन लायबिलिटी है, ड्रोई जिस बैंक पे ड्रॉ होता है लाइक एसबीआई, और तीसरा जिसको पैसे। प्रैक्टिकली 2 पार्टी है, बैंक तो बीच में एक जरिया है एक तरीके से, जिसके थ्रू बैंक अपने पैसे थोड़ी देता है। बैंक किसके पैसे देता है? ड्रोअर के देता है ना, आपके खाते से निकलेंगे थोड़ी कि बैंक दे देगा पैसे। जो बैंक ले रहा है पैसे वो भी अपने ले रहा है, वो अपने क्लाइंट के ले रहा है, जिसको हम पेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा इलेक्ट्रॉनिक चेक को ट्रंकेटेड चेक में क्या फर्क हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक चेक शुरू से इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक में कभी पेपर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, ट्रंकेट में पेपर इन्वॉल्व हुआ है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक में डिजिटल लगते हैं, ट्रंकेट में डिजिटल, वो जस्ट स्कैन कॉपी है। क्या है? एक स्कैन। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए, मुझे याद है आप लोगों को। क्रॉसिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? क्रॉसिंग एक इंस्ट्रक्शन है बैंक को, कौन से बैंक को? पेइंग बैंक को, कि भैया अमाउंट ऑफ चेक जो है ना वो बैंकर के थ्रू जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसके खाते में पैसे देंगे या काउंटर पे देंगे, देंगे बैंक के थ्रू। किसके थ्रू? आपने कभी चेक लिया? आप चेक लेके बिना क्रॉसिंग वाला जाओ कैश काउंटर पे, कैश चेक दो, वो बंदे के खाते से ना चेक करता है, अच्छा बैलेंस पड़ा है, उतना कैश निकाल के आपको दे देता है। बट अगर आपने क्रॉसिंग करा दी, क्या करा दी? आपको काउंटर पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट आपके अकाउंट में होगी। अपना कई उसमें कई फंड है, कौन से अकाउंट में, किस बैंक के अकाउंट में, वो टाइप ऑफ क्रॉसिंग है, टाइप ऑफ। जैसे पहली बात करें, पहले तो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्रॉसिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? क्रॉसिंग आपका मोड ऑफ पेमेंट चेंज कर देती है, मतलब कैश नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? अकाउंट मिलेगा। सेकंड, इसे नेगोशिएशन में फर्क, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि क्रॉस चेक भी फर्दर ट्रांसफर हो सकता है। एंड थर्ड, क्रॉसिंग से आपके अधिकारों पे फर्क। देखो हमारे ना एक्ट में लिखा गया मैटीरियल ऑल्टरेशन, इंपोर्टेंट ऑल्टरेशन बोलते हैं, डेट चेंज कर दी, कटिंग कर दी, साइन कर दी, वो सब अवॉइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बट क्रॉसिंग इकलौती मैटीरियल ऑल्टरेशन है जो कि वॉइड, ये लीगल राइट है और आपके अधिकारों को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करती। टाइप अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला है जनरल क्रॉसिंग। कौन सी? ऐसे लाइन डाल दो, 2 पैरेलल ट्रांसफर लाइन, सिंपल, और ये बैंकर को मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि आपको काउंटर पेमेंट नहीं मिलेगी। सर स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है? बैंक का नाम भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बैंक का, लाइक एसबीआई। इसका मतलब क्या है? पेमेंट एक तो बैंक से होगी और सिर्फ एसबीआई में होगी, किसी और में। स्पेशल क्रॉसिंग एक ही बार हो सकती है। क्या स्पेशल को जनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। ये एसबीआई का नाम मिटाओगे कैसे? स्पेशल को जनरल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जनरल को स्पेशल में। ब्लैंक वाले में एसबीआई भर सकता हूं, भरे हुए को कैसे मैं रिमूव कर सकता हूं? नहीं कर सकता, राइट। तो आप उसी बैंकर को पैसे देंगे लाइक एसबीआई जिसका नाम लिखा हुआ है। हाँ जी। आपका खाता, आपको चेक दिया, आपका खाता। रिसिपिएंट की बात करें, पेयर ऑब्वियसली पेयर पेयर तो अपने बैंक के तो चेक देगा,
चेक तो बैंक का ही होता है, मेरा बैंक एसबीआई, तो मेरे बैंक में तो वैसे भी एसबीआई छपा ही होगा ना, वो तो पैसे ही एसबीआई ने देना है। क्रॉसिंग में मैं आपका जो लेने वाला उसके बैंक की बात कर रहा हूं। मेरा एचडीएफसी का बैंक है, मेरी पेमेंट तो वैसे भी एचडीएफसी करेगा, कोई और क्यों करेगा? कहां देनी है वो मैटर है। इस क्वेश्चन ही ऐसे अजीब सा था, कुछ जरूरत थी इस क्वेश्चन की? चेक नहीं देखा कभी आपने? चेक घर में थोड़ी लिखते हो, ब्लैक चेक छपा छपाया जाता है ना। आप देने वाले का जो बैंक है वो तो हमेशा पता ही है, देने वाले की बैंक की समस्या है ना। सेल्फ का चेक क्रॉस कर दोगे वो इनवैलिड है, क्योंकि सेल्फ होता है काउंटर पेमेंट। आपने कर दिया, अब वो सेल्फ भी नहीं रहा, क्रॉस भी नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया। अगर आपने सेल्फ के चेक पे, सेल्फ का मतलब खुद पैसे निकालने वाला चेक, आप सेल्फ लिख दो ना काउंटर पे, अपने पैसे खुद निकाल सकते हो। अगर आपने सेल्फ पे क्रॉसिंग लगा दी तो फिर पैसे निकलेंगे नहीं कहीं ना खाते में। आप उसको बोल दो मेरे खाते में, आपके तो खाते में पैसे पड़े हुए ऑलरेडी, वो आपने एक चेक खराब कर दिया। तो लॉजिक ही नहीं है उस बात का। करते हैं कई लोग, हमने किया था एक बार बड़े खतरनाक सा काम। हमारा एक दोस्त था, उसने किसी से पेमेंट लेनी थी, वो लड़ बैठा उससे, कहता मैं तो पैसे लेके जाऊंगा। तो उसने पैसे सेल्फ पे चेक कर दिया, निकाल लियो, बड़ी पुरानी बात है, और चेक ऑलरेडी क्रॉस था। लड़ मर के आगे कर, आज के पास जाऊंगा नहीं, से बात नहीं करूंगा, पैसे निकाल लिए, खत्म। बैंक में गया, बैंक वाले ने दिया नहीं। अब मैं कहा अब अब जाना पड़ेगा उस पर, मैं कहा किस मुंह से तू जाएगा, है ना, कल तो इतना झगड़ा करके आया। ऐसे गड़बड़े होती हैं बहुत सारी। क्रॉस वाला सेल्फ चेक। चलिए, एक होती है रिस्ट्रिक्टिव, क्या होती है? चाहे जर्नल है चाहे स्पेशल है, बीच में क्या लिख दो, अकाउंट। अकाउंट पे का मतलब है सिर्फ उसी अकाउंट में जाएंगे। देखो जनरल का मतलब क्या है, जनरल और अकाउंट पे मतलब राम के किसी भी अकाउंट में, स्पेशल और अकाउंट पे एसबीआई और अकाउंट पे, राम के सिर्फ एसबीआई के अकाउंट में, राम के सिर्फ एसबीआई के अकाउंट में। और इसकी इंटरेस्टिंग बात पता क्या, रिस्ट्रिक्टिव की बात क्या है, चेक डजंट रिमेन नेगोशिएबल है। रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक दिया। मैंने ऊपर बताया था आप चेक को ना जितनी बार मर्जी आगे ट्रांसफर कर सकते हो, चेक को जितनी बार मर्जी आगे, अगर रिस्ट्रिक्टेड लगा दी ना फिर आगे ट्रांसफर, मतलब मैंने राम को चेक दिया अकाउंट पे ही, तो राम लेगा पैसे, ठीक है, राम आगे किसी और को ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर नहीं करता। समझ रहे बात को? दैट इज रिस्ट्रिक्टिव, दैट मींस निगोशिएबल नहीं रहा वो। जबकि ना अगला है, बच्चों को ना कंफ्यूजन यहां होती है, अगला क्या है, नाम इसके नॉन नेगोशिएबल, बट ये नेगोशिएबल है। समझ रहे हो? आपने अपने बेटे का नाम रख दिया रामचंद्र, और काम वो रावण वाले करता है। बात समझ रहे हो? ये का नाम नॉट नेगोशिएबल है, बट ये एक्चुअली ट्रांसफरेबल है। सर फिर लिखा क्यों है, समझिए। नॉट नेगोशिएबल का मतलब है कि ट्रांसफेरी को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। देखो होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स ना आपके में डिटेल में नहीं है, पहले इंटर में था। आपने ए को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ए को, ई है होल्डर इन ड्यू कोर्स। पिछले जितना मर्जी फ्रॉड हुआ हो, नकली चेक को साइन नकली, ई को पूरे पैसे मिलते थे, ई किसी में भी केस कर सकता है। इस कंडीशन में क्या है, अगर बीच में एक बंदे ने, मान लो ए ने बी को दिया, बी ने नकली करके सी को दे दिया, फिर डी को दे दिया, बीच में एक भी टाइटल डिफेक्ट हो गया तो लास्ट वाले को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। समझ रहे? होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो प्रिविलेज है, जो बेनिफिट है कि वो डिफेक्ट से फ्री है, यहां पर खत्म हो जाता है। यहां पर सारे डिफेक्ट से फ्री होंगे तभी एचडीसी होल्डर इन ड्यू कोर्स फ्री होगा। दैट इज नॉट नेगोशिएबल। देखिए क्या कहता है, नॉट नेगोशिएबल डजंट रिस्ट्रिक्ट द चेक फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर, it only means that transferee will get a good title only when the title of transfer is also, ट्रांसफर करने वाले का टाइटल सही है, जिसको ट्रांसफर किया गया है उसका टाइटल सही होगा। ऑर्डिनरी जो मैंने बोला था अभी, जनरली एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना, अगर ट्रांसफेरर का टाइटल डिफेक्टिव भी हो ना तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को गुड टाइटल मिलता है। समझ की बात? बट अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एचडीसी को भी गुड टाइटल नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि निगोशिएबल तो है वो, बट टाइटल डिपेंड करेगा पिछले वाले पर। किसको डिपेंड करेगा? पिछले वाले को। ध्यान रखिएगा इस बात। ध्यान है बात? नॉट नेगोशिएबल का मतलब है, देखो वैसे तो आपके लिए थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं है, पूछो कैसे। जब होल्डर इन ड्यू कोर्स ही नहीं तो इस पे मुद्दा बनेगा ही नहीं आपके लिए, बट टाइप में क्यों ना, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। होल्डर इन ड्यू कोर्स ही नहीं आपको पढ़ाया जा रहा। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट से पहले जिसको भी बिल मिल गया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और वो पिछले सारे डिफेक्ट से फ्री है। बट अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, चेक के ऊपर लिख दिया गया नॉट नेगोशिएबल तो वो भी फ्री नहीं है। दिस इज द ओनली पॉइंट। तो मैंने पता है, मैं शक्ल देख के बताया तो कौन सा डाउट है। क्रॉसिंग कौन कर सकता है? पहले तो ड्रॉअर को खुद ही करनी चाहिए, बट ड्रॉई भी कर सकता है और बैंक भी कर सकता है। मान लो आपने ना बैंक के ना क्लियरिंग बॉक्स में डाल दिया चेक, अब कैश तो देने वाले नहीं, कैश लेने तो काउंटर पे आते ना, तो बैंक को समझ आ गया कि पैसे आपको कहां चाहिए, खाते में, तो तीनों में से कोई भी पार्टी जो है क्रॉस कर सकती है।
है बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, बाउंसिंग। बाउंसिंग क्या होता है? इस ओनर क्या होता है बेटे? जब पैसे नहीं मिले, चेक वापस चला गया, ठीक है, कंडीशन क्या है? नोटिस दीजिए राइटिंग में 30 डेज में, और नोटिस में लिखा होना चाहिए कि आप हमारी पेमेंट करवा दीजिए। अगले 15 दिन में वो नोटिस का रिप्लाई ना करे तो पेनल्टी लग जाएगी, और वो 15 दिन में पैसे नहीं देगा तो आप उसकी कंप्लेन कर दीजिए राइटिंग में, और कंप्लेन होगी लास्ट डे जब वो लाइबल था, 1 महीने के अंदर। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, इसका मैंने एक शॉर्टकट लिखवाया था, आपको 30 दिन के अंदर क्या करना है, नोटिस देना है, उसको 15 दिन का समय देना है, और फिर 1 मंथ के अंदर आपने कोर्ट में उसकी क्या कर देनी है, उसको क्या मिल जाएगी, केस चलेगा। केस में उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है, या 2 टाइम फाइन हो सकता है। मान लो 1 लाख का चेक है तो 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो बाउंसिंग एक घनिष्ठ काइंड ऑफ अपराध है, छोटा मोटा अपराध नहीं है। 2 साल की सजा, 2 गुना फाइन, मैक्सिमम। लोग कहते हैं मैक्सिमम 2 गुना कम होता है। मतलब आपने किसी को 1 लाख रुपए देने से आपको 2 साल की सजा दे दी, 2 लाख रुपए दे दी, अब 3 लाख दे रहे हो और 2 साल जेल में काट रहे हो, अच्छी बात थोड़ी है। बट कंडीशन वही होनी चाहिए, नोटिस होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन पता क्या है? पहली एक्सपायरी डेट। आपने चेक लगाया 3 महीने बाद, फिर तो बाउंस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? और बाउंस किस वजह से होना चाहिए? इनसफिशिएंसी, और वजह से नहीं होना चाहिए। एंड फर्दर स्टॉप पेमेंट को भी हम क्या मानते हैं? इनसफिशिएंसी। क्या मानते हैं? या द स्टॉप पेमेंट। आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो इस चेक नंबर की पेमेंट नहीं करनी, दैट इज ऑल्सो बाउंसिंग, इनसफिशिएंसी वाली, राइट? इस पे केस स्टडी भी था। और अगर चेक इशू करने वाला, ऑफेंस करने वाला कंपनी है, तो जितने भी इंचार्ज हैं, जितने भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे के सारे, कंपनी तो फंसेगी, कंपनी के डायरेक्टर भी फंसेंगे। अब कंपनी को सजा थोड़ी हो सकती है, हो सकती है? आपको क्या, आज जो प्राइवेट लिमिटेड अंदर आ जाओ, कैसे आएगी? डायरेक्टर ही तो जाएगा, राइट? सारे गिल्टी माने जाएंगे जो इंचार्ज, जिनके कंट्रोल में था। मतलब जिन्होंने वो चेक रुकवा दिया, या जिन्होंने चेक इशू की, देखो कंपनी का चेक भी तो डायरेक्टर ही साइन करेगा ना, जिसके साइन है उसको पकड़ लो, इस तरीके से। अच्छा, जुरिस्डिक्शन कौन सी है, मतलब किस एरिया में, कौन से कोर्ट में केस किया जाता है बच्चों? पहला, जहां पर पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मतलब जहां पर पेई का खाता है। किसका खाता है? पेई कौन होता है? जिसको पैसे मिलते हैं। या दूसरा क्या है? जहां पे चेक प्रेजेंट किया गया, मतलब वो बैंक जहां पर ड्रोअर का खाता है। किसका खाता है? इसका सिंपल भाषा में एग्जांपल है, आपने हरियाणा पानीपत का चेक दिल्ली दिया, या तो वो दिल्ली में केस कर देगा या पानीपत में, या आपका खाता है यहां, उसका खाता है वहां पे केस किया। इसके ऊपर सबसे अच्छी केस स्टडी पता क्या बनेगी? स्टॉप पेमेंट वाली। एक आदमी ने स्टॉप पेमेंट करा दी, क्या ये बाउंसिंग मानी जाएगी? एक आदमी के खाते में सफिशिएंट फंड नहीं है, क्या बाउंसिंग मानी जाएगी? एक आदमी ने जिसको आपने चेक दिया, उसने डेट से छेड़छाड़ करके मटेरियल ऑल्टरेशन की, क्या ये बाउंसिंग है? उसने छेड़छाड़ की, मेरा 2 ही केस है, या तो स्टॉप पेमेंट या इनसफिशिएंसी। उसने छेड़छाड़ कर दी, फिर तो चेक बाउंस हो गए, कटिंग कर दी उसने। कई बार हम किसी को नाम लिखे भी ना देते कि अपने आप नाम लिख ले, उसने नाम लिखते स्पेलिंग गलत कर दी, फिर उसने कट कर दिया और सही कर दिया, वो करेक्ट नहीं माना। एक ही मटेरियल ऑल्टरेशन अलाउड है आज के डेट में, कौन सी? क्रॉसिंग। कौन सी? अदरवाइज आप कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। देना तो बनेगा ड्रोर को चेक में, आप पेमेंट देनी तो दोगे ही सही। देखो छेड़छाड़ क्या है, 10,000 का आपने 1 लाख किया, फिर थोड़ी दूसरा चेक दूंगा आपको, फिर तो आप फ्रॉड वाली कैटेगरी में ना, ऑल्टरेशन देखनी पड़ेगी ना। नाम लिखते हुए कटिंग होगी है, वो तो फिर दे दूंगा मैं नया चेक। आपने अमाउंट से छेड़छाड़ किया, मैं नया चेक दूंगा आपको? तो मैं देता नहीं, जो करना है कर लो। मेरे से नया चेक ले लो 3 महीने बाद, पुराने को नहीं कुछ कर सकते। पहले 6 महीने की होती थी एक जमाने में एक्सपायरी, अब 3 महीने की। 3 महीने के अंदर करोगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कहीं पर भी केस, हाँ ऑब्वियसली जिसको पेमेंट नहीं मिली वही तो केस करेगा ना, वो थोड़ी केस करे। जनरली आप अपने यहाँ ही केस करोगे। मटेरियल ऑल्टरेशन में क्यों केस करेगा, उसकी तो पेमेंट बच गई है। मटेरियल ऑल्टरेशन वाला तो चेक ही खत्म हो गया ना, पेमेंट देने वाला क्यों केस करेगा, उसको फर्क थोड़ी पड़ा। मिले थोड़ी 1 लाख, उल्टा मेरे 10 भी बच गया। आप करो, क्या करोगे, आप फंस गए उल्टा। क्यों करेगा, क्यों करेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ा? और मेरे को पता है क्या चलेगा आपने ऑल्टरेशन किया, बैंक की चेक रिजेक्ट कर देगा, मेरे को तो पता नहीं आपने छेड़छाड़ की है। मेरे को पता कब चलता, जब आप मेरे खाते से 1 लाख चले जाते, मेरे खाते से गए नहीं पैसे, मुझे पता ही नहीं है। जब वो मेरे पास आएगा दोबारा चेक नहीं, तब मैं पूछूंगा ना क्या किया, पुराना चेक दे। फिर वो कैसे देगा मुझे, सोच वाली बात है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पहला ऑर्डर, कौन सा? ऑर्डर सिंपल है, पर्टिकुलर पर्सन
आप क्रॉसिंग कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो। एंडोर्स मतलब एंडोर्समेंट कैसे होती है वैसे आ गया, फिर भी याद है? फ्रंट पे लिखकर, बैक पे लिखकर, या एडिशनल पेपर लगा। क्लियर? जिसका कोई नाम लिखा नहीं हुआ। इनलैंड, ये इंपोर्टेंट है बेटे। इनलैंड क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट या तो इंडिया में ड्रॉ है, पर्सन इंडिया का है, पेबल चाहे इंडिया से बाहर हो, या फिर इंडिया में ड्रोन है, पर्सन बाहर है, पेबल कहां पे है? मतलब दो चीज इंडिया में है तो भी वो इनलैंड है, तो भी वो क्या है? देखो तीन बातें होती है, बिल बनाया कहां गया, पेमेंट कहां है, और किसके नाम पर है। तो तीनों में से कोई भी दो इंडिया के तो इनलैंड है, वो क्या है? फॉरेन का मतलब फॉरेन वाला वो है जो इंडिया का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बाहर, बंदा इंडिया का मगर पेमेंट बाहर, दो चीजें बाहर होगी। तीसरा, इंडिया का बिल इंडिया के बाहर, पेबल इंडिया में, बंदा इंडिया का, बनाया बाहर है तो फिर सब कुछ बाहर है। बनाया बाहर है, देखो चेक ऑस्ट्रेलिया में काटा गया फिर तो इंडिया का रोल ही नहीं है ना, फिर चाहे पेमेंट इंडिया में हो रही है। या थर्ड, इंडिया में बनाया गया है, बाहर पेमेंट है और बंदा भी बाहर है, बट इंडिया में पेबल नहीं है। मतलब या तो दो चीजें बाहर हो, या एक चीज सबसे इंपोर्टेंट, बिल बनाया ही बाहर हो। इंडिया के बाहर बिल बनाया गया तो हमारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी किसी, पेमेंट तो होगी बट वो इनलैंड नहीं है। क्या नहीं है वो? इनलैंड। इनलैंड है, इंग्लैंड नहीं है, ध्यान रखना। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब आप जब आप मांगोगे तभी देगा। दुनिया में एक ही सबसे बड़ा डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, इनका कोई पीरियड नहीं है, सिर्फ डिमांड पे होते हैं। इनको ऑन साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन साइड। ये कभी भी पेमेंट कर सकते हो, कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता। हाँ, एक्सपायरी डेट होती है। क्या होती है? जैसे चेक की कितनी है? 3 महीने। टाइम इंस्ट्रूमेंट, फिक्स टाइम, लाइक एक डे पर, आफ्टर पीरियड पर, सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, जिस दिन दिखाओगे उसके बाद, और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट पर उस दिन पेमेंट होगी। और थर्ड ग्रेस डे को, याद है थर्ड ग्रेस डे? भी कंडीशन है, गवर्नमेंट छुट्टी आ गई तो एक दिन पहले या बाद, और अगर एकदम इमरजेंसी छुट्टी आ गई तो एकोमोडेशन बिल। देखिए नॉर्मली बिल होते हैं ट्रेड बिल, बिजनेस के लिए। एकोमोडेशन में हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रोअर डजंट गिव एनी कंसीडरेशन टू ड्रॉई बट ड्रोन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू ईच अदर। दो दोस्तों ने बिल इशू किया, एक ने एक्सेप्ट किया, पेमेंट ले ली, बैंक से डिस्काउंटिंग करा ली, 3 महीने यूज कर लिया, उसके बाद पैसे जमा करवा दिए। मदद के लिए, किसके लिए? मदद के लिए। एम्बिगुअस, कंफ्यूजन है कि वो प्रोमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें आपकी मर्जी, आप कुछ भी इसको एज्यूम कर सकते हैं, बट जो आपने एज्यूम कर लिया उसको आप चेंज। मैंने अपने आप को ऑर्डर दे दिया, अपने आप को ऑर्डर दिया है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बट अपने आप को दिया तो प्रोमिसरी नोट है। अब मैं जिसको दे रहा हूं उसकी मर्जी, जो मर्जी इसको मान ले। पेपर में ना दोनों बार एम्बिगुअस और इनकोएट पे क्वेश्चन आया। इनकोएट क्या होता है? इनकम्प्लीट। क्या होता है? ब्लैंक इनकम्प्लीट स्टाम्प पेपर या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, जो आप बाद में भर सकते हो, बाद में। वैसे ऐसे बिजनेस में हमारे कहा जाता है कि ब्लैंक चेक दुनिया का सबसे डेंजरस इंस्ट्रूमेंट, यू शुड नॉट इशू दैट, बट लिखा है तो कर सकते हो। एंड द लास्ट, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस क्या होता है? नकली। अगर डिक्शनरी सर्च करें, नकली, नकली का मतलब ड्रोअर का नाम या पेई का नाम दोनों ही क्या है? फिक्टिशियस। तो एक्सेप्ट, देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स तो हमेशा अपनी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है ना, वो आपसे पैसे लेगा ही लेगा। वो दिखाएगा कि जो सिग्नेचर है और जो एंडोर्सर है वो सेम राइटिंग में। मुझे नहीं पता कौन है, मैंने मैच किया है, साइन जिसके हैं और एंडोर्समेंट जिसकी है, दोनों के सिग्नेचर सेम है, तो यानी कि मैं ओके हूं, मेरे को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा पैसे मिलते हैं, सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं मिलते, कब? नॉट नेगोशिएबल, अगर फ्रॉड हुआ है तो उसमें, अदरवाइज सब पैसे उसको मिलेंगे ही। अच्छा, अमाउंट फिगर में और वर्ड में अलग अलग है तो कौन सा माना जाएगा? वर्ड्स का मतलब फिगर भी लिखी होती है, ये नया था। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेटिक वैल्यू, अल्फाबेटिक। मैच्योरिटी थर्ड डे है, यस। पैसिफाई डे प्लस थर्ड डे, नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेज प्लस थर्ड डे, आफ्टर साइट प्लस डेज प्लस थर्ड डे, हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस थर्ड डे, पब्लिक हॉलिडे में प्रीसीडिंग, इमरजेंसी हॉलिडे में सक्सीडिंग। है बात? चलिए, नेगोशिएशन, पूरा चैप्टर ही नेगोशिएशन पे है। नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर, जितनी बार मर्जी कर सकते हो। हर एक मेकर, ड्रोई, पेई, एंडोर्सी जितनी बार मर्जी ट्रांसफर कर सकता है। दो तरीके हैं, पहला है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ब्लैंक चेक जैसे बियरर उठा के आपको दे दिया, 100 रुपए का नोट लो अपना दे दो, खत्म। एक होता है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट में पहले नाम लिखा जाता है। एंडोर, देखो जो एंडोर्समेंट कर रहा है वो है एंडोर्सर, कौन है? और जिसको कर रहा है वो कौन है?
डिलीवरी बड़ी जरूरी है। देखो बिना इंस्ट्रूमेंट के डिलीवरी के सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपने मुझे चेक दिया, सो कॉल्ड चेक दिया और डिलीवरी नहीं की, मतलब दिया नहीं है, सिर्फ बोला है, क्या मैं पेमेंट ले सकता हूं? देखो आपने क्या पढ़ा, या तो डिलीवरी या एंडोर्समेंट है, तो डिलीवरी तो दोनों में ही है। बिना डिलीवरी के पेमेंट पॉसिबल नहीं है। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, कैन बी, मैंने इंस्ट्रूमेंट उठा के दे दिया, दैट इज एक्चुअल, यस। कंस्ट्रक्टिव क्या है, एजेंट को, क्लर्क को, आपके एक बात बताओ, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, चेक कलेक्ट करने खुद जाते हैं, एजेंट जाते हैं, बंदे जाते हैं, अकाउंटेंट जाते हैं, दैट इज ऑल्सो डिलीवरी। अब मैंने आपके अकाउंटेंट को दे दिया, उसने इधर कर दिया, उधर कर दिया, गुम कर दिया, मेरी जिम्मेवारी, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ बात को? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट डिलीवरी। डिलीवरी इज नॉट ओनली एसेंशियल एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग और ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट। जब दे रहे हो या बाद में पेमेंट कर रहे हो, दोनों तरफ ही वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन बच्चों एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट क्या होती है, अभी बताया था, या तो फेस पर या बैक पर होल्डर साइन करेगा या फिर प्लेन पेपर अलग से अटैच कर देगा फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया, बी ने सी को देना है, तो सी का नाम लिख दो फेस पे, फेस पे जनरली जगह कम होती है, बैक पे लिख दो, ये तो पेपर अटैच कर दो। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टेन्योर, मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट तक पेमेंट हो जाएगी, दैट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पूछो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर ड्यू कोर्स तक नहीं हो तो वो बाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर डिसऑनर का नोटिस भेजा जाएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस देयर इज अ पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड नोट एंड पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू टेन्योर। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात करें, वैलिड पेमेंट होती है हमेशा, और बंदा अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, बिना नेग्लिजेंस के होनी चाहिए, ये प्रॉपर पेमेंट है, और पेमेंट हमेशा मनी में होती है। किसमें होती है? कभी देखा है चेक, चेक पे आपने लिख दिया होगा 10 टेबल 10 कुर्सियां, ऐसा क्या है, ऐसा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो वैसे, आप दोबारा आता है ये। नोटिस कौन देगा डिसऑनर का? ये टॉपिक पता है दोबारा क्यों आता है, पूछो क्या हो? क्योंकि जब आप सेक्शन 138 बोलते हैं ना, वो खाली बाउंसिंग ऑफ चेक पे है। इसका नाम क्या? डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें सारे आ जाते हैं, क्या आते हैं? नोटिस कौन देगा? होल्डर या कोई भी पार्टी जो लायबल है। नोटिस किसको देंगे? पार्टी को खुद, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके असाइनी को, उसके एजेंट को। और नोटिस जरूरी नहीं कि मेकर को देना है, नोटिस उसको देना है। देखो मैंने बिल बनाया और शाम को दिया, शाम ने एक्सेप्ट किया, तो मेरे को देना नोटिस जरूरी है, शाम को देना जरूरी है? शाम को। पेमेंट तो उसने करनी है ना, ड्रॉई एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर है पेमेंट उसने करनी है, मेकर को देना जरूरी नहीं है। नोटिस मे बी इन ओरल, मे बी इन राइटिंग। सेक्शन 138 मेरा कहता है राइटिंग में होना चाहिए, ये कह रहा है ओरल चलेगा। पेपर में आए तो आप क्या लिखेंगे, राइटिंग या ओरल? राइटिंग। नोटिस का मतलब क्या, अगर आपने नोटिस नहीं भेजा किसी पार्टी को तो वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। रीजनेबल टाइम में भेजना है। नोटिस का टाइम चेक में तो कितना गिवन था आपको? 30 डेज। कितना गिवन था नोटिस भेजने का? 30 या 15 डेज? नोटिस का टाइम 30 डेज था, 15 दिन में पेमेंट मांगी गई थी। नोटिस का मतलब है आपको इंफॉर्म करना है कि आपको नोटिस दिया गया, आपकी लायबिलिटी, एक्सैक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। इतने दिन, इतनी तारीख का चेक था या इंस्ट्रूमेंट था, इतने अमाउंट का था, वो बाउंस हो गया। नोटिस मे बी ओरल, मे बी रिटन। प्लेस ऑफ बिजनेस पे दे दो, फैक्ट्री में मिलता उसके घर पे भेज दो, और पोस्ट से भेज सकते हो। किसे भेजते हो? रास्ते में मिस कैरेज हो गया तो हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो नोटिस इनवैलिड नहीं माना। आपने चिट्ठी भेजी, गुम होगी, लोग ना जान के पोस्ट ऑफिस वाले को पटा लेते हैं कि बोल दियो घर पे कोई मिला नहीं, गुम कर दे चिट्ठी रास्ते में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ केस हैं जहां पे नोटिस देना जरूरी नहीं है। पहला स्पेकुलेटिव एंडोर्समेंट बोलते हैं, जहां पर ना आप खुद ही अपना राइट वेव कर दिया आपने कि नोटिस नहीं चाहिए, नोटिस नहीं चाहिए। सेकंड, ड्रोवर ने काउंटर डिमांड कर दिया, वो पेमेंट देने को तैयार है आपको, कह रहा भाई साहब चेक बाउंस हो गया, पैसे ले लो, फिर भी नोटिस भेजोगे क्या? ले लो पैसे। या फिर आपका डैमेज नहीं हुआ, या वो बंदा मिल ही नहीं रहा जिसको नोटिस देना है, या एक्सीडेंशियल ओमिशन है, गलती से मान लो बंदा बीमार था, उसके घर में डेथ होगी, उसकी खुद की डेथ होगी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है मुझे पता नहीं था, बंदा सीरियसली इल था, वो इल था, हॉस्पिटल में था, वो कैसे पेमेंट करता? तो अब ले लो पेमेंट। या ड्रोवर खुद ही क्या बन गया? कैसे? ए ने बी ने, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने वापस ए को दे दिया। या प्रोमिसरी नोट जो निगोशिएबल नहीं है, या फिर वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनली आपको पैसे देने को तैयार है। वो कह रहे हैं यार ले लो पैसे, नोटिस ना भेजो यार प्लीज। आपने फोन किया भाई साहब आपका ना चेक बाउंस हो गया, कह रहे कल ले लो पैसे, अभी ले जाओ पैसे।
मैं आपको दे रहा हूं पैसे, मेरे को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितने हो गए पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है जहां पे नोटिस आवश्यक नहीं है। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, फिर भी अलग अलग बताया गया। प्रोमिसरी नोट में अगर वो डिफॉल्ट करता है मेकर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर जो है या एक्सेप्टर डिफॉल्ट करता है, और चेक में बैंकर डिफॉल्ट करता है। बैंकर का मतलब बैंक थोड़ी पैसे रोकेगा, आपके खाते में पैसे नहीं है इसलिए बैंक रोकेगा। ठीक है, ये देखो एक केस है, प्रोमिसरी नोट भेजा पोस्ट से और पार्टी ने लेने से मना कर दिया, तो भी ये क्या है? आपने मुझे प्रोमिसरी नोट दिया कि 3 महीने बाद लेना, पैसे दे दूंगा, और मैंने 3 महीने बाद पोस्ट भिजवा दिया। आपको पता है इसके अंदर कि आपने जान के ना पोस्टमैन से रिसीव नहीं किया, यानी कि आप पैसे नहीं देना चाह रहे ना, और आप पैसे नहीं देना चाह रहे तो वो क्या है? डिसऑनर। क्या है? डिसऑनर। लास्ट पॉइंट है बच्चे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? यू आर फ्री फ्रॉम, पहला ड्यू डेट सबसे आसान, पेमेंट होगी तो डिस्चार्ज होगी ना, पेमेंट ही कर दी हमने, क्या कर दी? नेगोशिएशन बैक, मतलब डेटर खुद ही होल्डर बन गया। मैंने आपको बिल दिया, आपने आगे दिया, घूम फिर के मेरे पास आ गया, मैंने खुद को पैसे देने, दूंगा क्या? इधर से निकाल के इधर डाल दूंगा, ऐसे होता है नहीं? या तीनों पार्टी ने मिलकर कैंसिल कर दिया, किसी वजह से हमने इंस्ट्रूमेंट क्या कर दिया? कैंसिल। या फिर टाइम बार्ड होगा, टाइम बच्चों, टाइम बार्ड, लिमिटेशन एक्ट लग गया। एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा तो पार्टीज भी क्या हो जाएंगी? क्योंकि पार्टी की लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है ना, वो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज, मान लो मैंने आपके पैसे देने थे, दे दिए मैंने, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज, मैं भी, आप भी, लायबिलिटी क्या होगी सबकी? चलिए अब पार्टी का डिस्चार्ज बता रखा है, एक तो पहला पेमेंट घूम फिर के भैया, दूसरा कैंसिलेशन, तीसरा रिलीज, अगर होल्डर ने आपको रिलीज कर दिया, बट इसमें कंडीशन है, एक पार्टी को रिलीज किया तो बाकी रिलीज नहीं होंगी। नेगोशिएशन बैक ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा ये अच्छा है, अगर आपने किसी को 48 घंटे से ज्यादा का टाइम दिया, देखियो जो भी बिल एक्सेप्ट होता है ना 48 आवर में एक्सेप्ट होता है, आपने कहा तू यार 3 दिन ले ले, आपने जैसे ही बोला 3 दिन ले ले, बिल क्या हो गया? डिस्चार्ज। क्या हो गया? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये तो लो में आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शुरू में आता है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? सारे ऑर्डर, सारे प्रोमिस अनकंडीशनल है, कंडीशन लगते ही वो क्या बन जाएगी? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और वो डिस्चार्ज कर देगा, क्या कर देगा? मैटेरियल ऑल्ट्रेशन, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, साइन में, डेट में, एक ही छेड़छाड़ अलाउड है, कौन सी? क्रॉसिंग। ऑपरेशन ऑफ, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट है वो पहले ही क्या है? डिस्चार्ज। अब तो उससे जितना पैसा होगा रिकवरी होगी, आप उसके ऊपर केस, इंसॉल्वेंट व्यक्ति का होता क्या है? वो कोर्ट में अप्लाई करता है, कोर्ट उसको दिवालिया घोषित करता है, कोर्ट एक ऑफिशियल असाइनी यूज करता है, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचता है, जिसमें जितना हिस्सा मिलता है बांट देता है, जो नहीं मिलता तो नहीं मिलता, आप उस आदमी का कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोर्ट अपॉइंट करता है, लीगल पर्सन होता है जनरली, वो कोर्ट का ही, कोर्ट की तरफ से एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे ये नहीं कि मेरा दोस्त मेरा भाई, ऐसा नहीं होता। अब इसमें पेपर में क्या आता है देखिए, एक तो केस स्टडी आती है, बाउंसिंग पे आती है, टॉप पेमेंट पे आती है, या डेट वाले पे आती है, और एक स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट में डिफरेंस आ जाएगा, या इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, या नेगोशिएशन के टाइप वो आते हैं, और क्रॉसिंग के टाइप, सॉरी किसके टाइप? क्रॉसिंग के। स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, दो या तीन क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जब छोटा आते हैं 3 क्वेश्चन, बड़े आते हैं 2 क्वेश्चन, आसान सा चैप्टर है। कि अच्छी बात क्या है कि ना, जो स्ट्रेट क्वेश्चन आता है उसमें भी, और जो केस आता है लैंग्वेज बड़ी आसान यूज की जाती है, तो घबराने वाली बात नहीं, मिक्स कर देते हैं बीच में कई बारी। जैसे एक बार केस आया था कि बिल बाउंस हुआ मगर वो बिल गिफ्ट था, तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी लग गया, वहां पे आप कंसिडरेशन नहीं थी ना, फ्री में आपने किसी को चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, वो केस नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी इंस्ट्रूमेंट शुड बी इशूड फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन। बताइए यहां तक, दिस इज योर नेगोशिएबल, जो कि करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।